नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम आज करने वाले हैं हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने चुना है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट, जो कि इससे संबंधित ऑनलाइनर प्रश्न है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछे गए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ होने की डेट है वो दांडी मार्च जैसे प्रारंभ होती है 12 मार्च 1930 को, उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या है शुभारंभ हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है, स्थान का नाम है वो है साबरमती आश्रम से अहमदाबाद में। तो इसको आप याद रखिएगा, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गांधी जी क्या है दांडी यात्रा निकालते हैं और 12 मार्च 1930 के दिन। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य उद्देश्य क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करना। नेक्स्ट आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत किस कानून का विरोध किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो नमक कानून है उसका विरोध किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। तो दांडी मार्च की शुरुआत वही है जिस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है, उसी दिन से दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ होती है। तो इसका समय है 12 मार्च 1930 को, और दांडी मार्च जो है वो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो जाती है। तो इस डेट को भी याद रखिएगा, 12 मार्च और 6 अप्रैल। नेक्स्ट है कि दंडी मार्च में कुल कितने लोग शामिल थे। तो उससे तो दंडी मार्च में बहुत भारी भरकम भीड़ एक साथ लोग जब गांधी जी चल रहे थे तो उसके पीछे पीछे उन भीड़ भी जुटती जा रही थी, लेकिन उसमें जो 78 लोग थे वो जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे वो लोग शामिल थे। तो दंडी मार्च में कुल कितने लोग शामिल थे, तो इसका सही आंसर होगा लगभग 78 लोग हैं। नेक्स्ट है कि दंडी मार्च की दूरी कितनी है। तो जो साबरमती आश्रम से दांडी के लिए उन्होंने यात्रा की थी तो वो लगभग 240 मील की दूरी थी। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च कहाँ समाप्त होता है। तो दांडी मार्च जो समाप्त हुआ वो दांडी ग्राम में जाके समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आया कि गांधी जी ने दांडी गांव में क्या किया था। तो गांधी जी क्या हुआ कि 12 मार्च 1930 को अपनी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचे तो उन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाया और कानून का उल्लंघन कर दिया, जिसे क्या कहा गया, नमक बनाकर कानून को तोड़ा। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख घटनाओं के बारे में जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित क्या थी। तो प्रमुख घटनाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य प्रतीक क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो नमक सत्याग्रह है मुख्य प्रतीक के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कैसी रही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। तो अगर महिलाओं को देखा जाए तो पहली बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं बड़े लेवल पर भाग लेती हैं। इससे पहले ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जिसमें महिलाओं ने बड़े रूप में भाग लिया। छोटे मोटे आंदोलनों में महिलाओं ने भाग जरूर लिया था, लेकिन अगर बड़े मूवमेंट में पूछा जाए पहली बार महिलाओं ने कब भूमिका निभाई तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन जो पैक्ट होता है वो हुआ है मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद जब लगता है इरविन को कि बिना प्रथम जब गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती, तो फिर इरविन को लगता है कि बिना कांग्रेस के भाग लिए ये जो गोलमेज सम्मेलन है वो अधूरा रह जाएगा। तो वो क्या करते हैं, गांधी इरविन के साथ पैक्ट करते हैं, जिसके बाद फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते का मुख्य बिंदु क्या था। तो गांधी इरविन समझौते का जो मुख्य पॉइंट है वो है आंदोलन स्थगित करने पर गिरफ्तार लोगों को रिहा करना। नेक्स्ट आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखा जाए तो अन्य देशों में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा मिली। नेक्स्ट आया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत को क्या लाभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारतीय जनता में स्वराज की भावना और ज़्यादा प्रबल हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं। तो प्रमुख नेता अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखे जाएं तो महात्मा गांधी तो सबसे प्रमुख हैं, इसके बाद सरदार पटेल हैं, नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये सभी क्या हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता हैं जो कांग्रेस के उस समय के बड़े बड़े लीडर्स हैं। नेक्स्ट आया सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने समय तक चला।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो समय काल है लगभग 2 साल तक चला है। नेक्स्ट आया सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य आदर्श क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य आदर्श है वो अहिंसा पर आधारित है। नेक्स्ट आते हैं कि आंदोलन में किसान किस प्रकार से जुड़े। तो आंदोलन में किसानों ने क्या किया कि करों का भुगतान करने से मना कर दिया और आंदोलन को और ज़्यादा प्रभावी बना दिया। नेक्स्ट है कि आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी कैसी रही। तो आंदोलन में मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन करके अपनी भागीदारी निभाई। छात्रों ने आंदोलन में क्या योगदान दिया। तो छात्रों ने विदेशी स्कूलों और विदेशी कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया, जिससे क्या हुआ, आंदोलन में उनका योगदान मिला। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारियों की क्या भूमिका रही थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके आंदोलन को महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। नेक्स्ट है कि महिलाओं ने किस प्रकार योगदान दिया। तो महिलाओं का जो योगदान था, उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिए, आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करके आंदोलन को प्रभावी बनाया। नेक्स्ट आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण कब प्रारंभ होता है। तो जैसे पहला चरण जब प्रारंभ होता है, इसके बाद गांधी इरविन जो पैक्ट हो जाता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या है, स्थगित कर दिया जाता है गांधी इरविन पैक्ट के बाद। फिर क्या होता है, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें कांग्रेस को कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती, तब फिर गांधी जी दोबारा भारत आते हैं और उन्होंने क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ कर देते हैं। ये प्रारंभ होता है 1932 में। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते के बाद क्या हुआ था। तो गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला आता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या रहा। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन का परिणाम कोई ठोस नतीजा जो है वो नहीं निकल पाया, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के अलग से निर्वाचन प्रणाली की कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जिसके बाद क्या हुआ कि ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो पूर्णतः असफल रहा, कोई इसका ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। नेक्स्ट है कि आंदोलन के बाद किस कानून को रद्द किया गया। आंदोलन के बाद जो नमक कानून था उसको रद्द करना पड़ा। नेक्स्ट आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार का रवैया कैसा रहा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाया और आंदोलन को कुचलने का कार्य किया। नेक्स्ट आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस योजना का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कौन सा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जो सबसे बड़ा आंदोलन अगर देखा जाए तो वो है असहयोग आंदोलन। तीन इम्पोर्टेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर तीन महत्वपूर्ण आंदोलन देखे जाए तो सबसे पहला तो असहयोग आंदोलन को लेंगे, दूसरा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर लास्ट में एक आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि तीन सबसे बड़े आंदोलनों में से प्रमुख हैं। नेक्स्ट आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो घोषणा होती है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन की जाती है, जिसकी अध्यक्षता क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और उन्होंने पूर्ण स्वराज के संकल्प को क्या किया था, आह्वान किया था। तो नेक्स्ट आ जाता है कि लाहौर अधिवेशन में क्या संकल्प लिया गया था। तो ये संकल्प यही था, पूर्ण स्वराज, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थी। तो लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1929 में हुआ था। नेक्स्ट आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किन कानूनों का उल्लंघन था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नमक कानून, जंगल कानून और राजस्व कानून, तीन तरह के कानूनों को क्या करना है, उल्लंघन करना है, उनको नहीं मानना है। इसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट आंदोलन में नमक को प्रतीक के रूप में क्यों बनाया गया। तो नमक को प्रतीक के रूप में बनाए जाने का जो सबसे प्रमुख कारण है कि नमक जो है आम लोगों की बुनियादी ज़रूरत थी। यह प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, जोड़ता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, जो भी वर्ग हैं सभी के लिए क्या है, नमक एक मूलभूत बुनियादी ज़रूरत है। और इससे क्या है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए नमक को चुना जाता है केंद्र बिंदु के रूप में। नेक्स्ट आया कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस नीति को अपनाया था। तो गांधी जी की जो अपनी नीति है वो है क्या है, सत्य और अहिंसा पर आधारित है। नमक सत्याग्रह के अलावा कौन कौन से विरोध किए गए। तो नमक सत्याग्रह के अलावा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में विरोध हुए वो थे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और टैक्स न देना, ये प्रमुख विरोध थे। आंदोलन के दौरान गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था।
तो आंदोलन के दौरान जो गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया वो था करो या मरो। सॉरी, इसमें ये गलत है क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा नहीं दिया था। ये करो या मरो का जो नारा है वो देते हैं किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में प्रारंभ होगा। तो इसका इस टाइम के हिसाब से तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट आते हैं कि नमक सत्याग्रह के बाद कौन सी बड़ी घटना हुई। तो नमक सत्याग्रह के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक बड़ी घटना होती है वो होती है धरसना सत्याग्रह। धरसाना सत्याग्रह के ये होती है कहाँ, गुजरात में होती है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक बड़ी घटना है। नेक्स्ट है कि धरसना सत्याग्रह किसने नेतृत्व किया। तो धरसाना सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा धरसना सत्याग्रह का नेतृत्व किया जाता है। धरसना सत्याग्रह कहाँ हुआ है, तो धरसना सत्याग्रह जो होता है वो गुजरात के धरसना में होता है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस आंदोलनकारियों को सबसे ज़्यादा गिरफ्तार किया गया। तो जो सबसे ज़्यादा गिरफ्तार किए गए थे वो किए थे किसान और नेता। जो किसान थे और लीडर थे उनको क्या है सबसे ज़्यादा गिरफ्तार किए गए आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कब होती है। तो 4 मई 1930 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें फिर जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे प्रमुख महिला नेता कौन है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सबसे प्रमुख महिला लीडर सामने आई वो थी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। नेक्स्ट आते हैं कि महिलाओं ने किस प्रकार ब्रिटिश शासन का विरोध किया। तो महिलाओं ने रैलियों में भाग लेकर और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके ब्रिटिश शासन का विरोध किया। अगला है कि महिलाओं ने नमक सत्याग्रह में क्या भूमिका निभाई। तो महिलाओं ने नमक बनाया और वितरित किया। नेक्स्ट है कि सरोजनी नायडू ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो सरोजनी नायडू जो जिस सत्याग्रह का नेतृत्व किया वो थे धरसना, कहाँ, जो गुजरात अहमदाबाद में हुआ था। उसकी प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थी, सरोजनी नायडू थी। अगला आता है कि कस्तूरबा गांधी ने किस रूप में योगदान दिया। तो कस्तूरबा गांधी के द्वारा महिलाओं को प्रेरित किया गया और वो खुद भी जेल गई। नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कैसे दबाने की कोशिश की। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तारियां हुई, लाठीचार्ज हुए और दमनात्मक कार्रवाई करके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट आया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कितने लोग गिरफ्तार किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब नेक्स्ट है कि सरदार पटेल को किस वजह से गिरफ्तार किया गया। तो सरदार पटेल को किसानों को प्रेरित करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। आंदोलन के दौरान किन मीडिया माध्यमों पर रोक लगाई गई थी। तो आंदोलन के दौरान सभी समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर मीडिया के माध्यमों पर क्या है, रोक लगा दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों पर क्या आरोप लगाए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों पर आरोप लगाए थे राजद्रोह के। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त होता है। तो 1934 तक आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, कमज़ोर पड़ा और धीरे धीरे फिर ये सरकार के द्वारा दमन कर दिया गया और कुचल दिया गया आंदोलन को। आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या बदलाव किए। तो आंदोलन के बाद जो ब्रिटिश सरकार ने कुछ करों को कम किया, यही प्रमुख बदलाव देखे गए। तो क्या नेक्स्ट आता है कि क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह सफल हुआ। तो अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो इसमें कहेंगे कि कुछ सफलता अवश्य मिली, लेकिन ये क्या सफलताएं जो थी वो आंशिक रूप से थी, कोई बड़ी सफलता इसके दौरान भी हासिल नहीं हो पाई। नेक्स्ट आया कि आंदोलन ने किस वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसान, मजदूर और निम्न वर्ग जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। नेक्स्ट है कि आंदोलन के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या असर पड़ा। तो आंदोलन के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। नेक्स्ट आते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता की जो डेट है वो याद रखनी होगी, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसके बाद कांग्रेस क्या है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। नेक्स्ट आया कि गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गांधी इरविन समझौते का प्रमुख उद्देश्य आंदोलन को समाप्त करना और बातचीत शुरू करना। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते के तहत आंदोलनकारियों को क्या मिला। तो गांधी इरविन समझौते के बाद जो आंदोलनकारी थे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और दमन को क्या है, समाप्त किया गया, दमन की समाप्ति हुई। क्या गांधी इरविन समझौता पूरी तरह सफल हुआ।
नहीं, गांधी इरविन समझौता पूरी तरह सफल नहीं हुआ, क्योंकि जिस मुद्दे के लिए समझौता किया गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत से बातचीत करके भारत को स्वशासन देगी, तो वैसा नहीं हुआ। नेक्स्ट आया कि गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सा सम्मेलन हुआ। गांधी इरविन पैक्ट के बाद 1931 के बाद जो सम्मेलन हुआ उसका नाम था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान है जन जागृति। आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को क्या संदेश दिया। आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को भारतीय जनता संगठित हो चुकी है ऐसा संदेश दिया। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए क्या है, एक प्रेरणा के रूप में उभर कर सामने आया। आंदोलन में बच्चों और युवाओं की क्या भूमिका थी। आंदोलन में बच्चों और युवाओं ने रैलियों और सभाओं में बड़े स्तर पर भाग लिया। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही समाप्त हो